हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज होता है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या फर्क होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, बड़ी आंत का जो लास्ट हिस्सा होता है, रेक्टम जिसको मलाशय बोला जाता है, वहां से जो है स्टार्टिंग होती है, शुरुआत जो है वहां से होती है। और क्रॉन्स डिसीज में जो छोटी आंत का हिस्सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, टर्मिनल इलियम, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इन दोनों के पॉइंट्स का मतलब क्या है? इन दोनों का पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की शुरुआत होती है तो जो रेक्टम है और इसका जो पेन होगा वो स्टार्ट होगा आपको लेफ्ट साइड से, मतलब जो नेवल है, जो नाभि होती है, जो नेवल है उसके लेफ्ट साइड की तरफ को जो है पेन होगा, पेट में दर्द की शुरुआत जो है वहां से होती है। लेकिन क्रॉन्स डिसीज में दर्द की शुरुआत जो है वो नाभि का जो राइट साइड है, जिस हाथ से हम लिखते हैं, तो दाईं तरफ से जो है दर्द स्टार्ट होता है। उसमें जो है दाईं तरफ दर्द की शुरुआत होगी, ऐसा लगेगा क्रैम्प जैसे किसी ने कोई खींच दिया हो पेट, उस तरह का दर्द जो है स्टार्ट होता है। मेन डिफरेंस, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही होता है कि लेफ्ट और राइट साइड का डिफरेंसेस होता है। और दूसरा जो है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है, वहां से बीमारी जो है, जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, धीरे धीरे ऊपर को लगातार जो है बढ़ती है, स्प्रेड होती है धीरे धीरे करके। लेकिन क्रॉन्स डिजीज में जो छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा है, टर्मिनल इलियम, वहां से प्रॉब्लम बड़ी आंत में भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जो बड़ी आंत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, कॉलन का, वो टर्मिनल इलियम से ही शुरू होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है ऊपर की तरफ को इंक्रीज हो, लेकिन ये लगातार इंक्रीज नहीं होती। मान लो थोड़ा सा एरिया है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतनी बड़ी है, 5 से 6 मीटर जो है उसकी लेंथ है, लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर के अप्रोक्सीमेट, मतलब 1.5 मीटर के अप्रोक्सीमेट लेंथ है। तो हो सकता है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, टर्मिनल इलियम है, उसका थोड़ा सा एरिया जो है उसमें इन्फ्लामेशन होगी, फिर काफ़ी सारा, या थोड़ा सा एरिया ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल नॉर्मल हो, जहाँ पर इन्फ्लामेशन है ही नहीं, फिर थोड़ा सा एरिया जो है इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसमें इसका ये है कि दर्द कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा, कुछ कुछ हिस्से में, जैसे मान लो पहले टर्मिनल इलियम में स्टार्ट हुआ, उसके बाद जहाँ भी वो आगे जो है सेकेंड जो इन्फ्लामेशन है किस एरिया में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी आंत में भी क्रॉन्स डिसीज जो कॉमनली होता है, पर शुरुआत छोटे से होती है, उसके बाद वो बड़ी आंत में जा सकता है, कॉलन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्रॉन्स डिसीज होता है। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस एक ये भी है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें अल्सर जो है सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लेयर पे होते हैं, जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मतलब सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसके सुपरफिशियली अल्सर्स होते हैं, मतलब सुपरफिशियल अल्सर ऊपर को स्प्रेड करते हैं, वो लेंथ वाइज इंक्रीज होते हैं, चौड़े मतलब लेंथ वाइज वाइडली स्प्रेड करते हैं। ठीक है। और जो क्रॉस डिजीज है उसमें अल्सर्स डीप जाते हैं, अंदर अंदर की तरफ को जो गहरे हैं वो अल्सर्स बनते हैं क्रॉन्स में। ये ऊपर ऊपर की लेयर में लंबे लंबे लंबे, मतलब इंक्रीजली स्प्रेड होते रहते हैं वाइडली। ठीक है। लेकिन इसमें डीपली स्प्रेड होते हैं क्रॉन्स में। इसीलिए क्रॉन्स डिजीज में अल्सर्स डीपली स्प्रेड होते हैं। फर्स्ट लेयर इन्वॉल्व होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, चारों लेयर्स इन्वॉल्व होगी। तो क्या होगा, चारों लेयर्स में कट हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगी। इसीलिए इसमें फिशर्स, फिस्टूला जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं क्रॉन्स डिजीज में। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ ऊपर ऊपर लेयर्स में ही जो है अल्सर्स होते हैं, थर्ड फोर्थ आगे वाली लेयर्स में वो स्प्रेड नहीं होते। तो इसमें फिस्टूला के चांसेस जो है ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब मोस्टली ज़्यादातर जो है क्रॉन्स डिजीज में ही होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि बड़ी आंत में जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार धीरे 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 करके ऊपर को बढ़ता है, तो बीच में जो नॉर्मल एरियाज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, छोटे 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 छोटे। और वो जो छोटे छोटे एरियाज में होंगे तो उसमें भी सूजन आती है। जिस एरिया में इन्फेक्शन है वो तो थोड़ा सा, मतलब कि अंदर को दबा हुआ एरिया होता है, क्योंकि टिश्यूज़ है वहाँ पर, टिश्यूज़ इंजरी होगी, उसमें सूजन आ गई है। लेकिन जो नॉर्मल एरिया है वो तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वो पॉलिप टाइप्स बन जाता है, लेकिन पॉलिप्स होते नहीं। जैसे हमने देखा है कि स्किन के ऊपर मस्से बन जाते हैं, कॉलीफ्लावर टाइप स्किन से मस्सा लटकता है, वो छोटा छोटा नजर आता है स्किन में। ठीक ऐसे ही जो है बड़ी आंत में हो जाता है, छोटे 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 एरियाज जो है नॉर्मल होते हैं उसमें स्वेलिंग होती है, तो पॉलिप की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअल पॉलिप होते नहीं। लेकिन छोटी आंत में क्या होता है, बड़े सारे हिस्से में सूजन है, उसके बीच में जो नॉर्मल हिस्सा है उसमें स्वेलिंग होती है। ठीक है। तो वो क्या है कि काफ़ी सारा एरिया में सूजन है, फिर काफ़ी सारा एरिया नॉर्मल है, फिर काफ़ी सारा एरिया मतलब
नॉर्मल है, फिर सूजन है, ऐसे करके मतलब कि होती है। और इसमें लगातार स्प्रेड होने की वजह से थोड़ा-थोड़ा एरिया ही जो है नॉर्मल होता है, उसमें काफ़ी सारा बड़ा एरिया जो है नॉर्मल होता है। और इसमें जो है क्रॉन्स डिसीज़ जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो है ज़्यादातर जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। सारे केसेस ऑटो इम्यून नहीं होते, बट ज़्यादातर जो है ऑटो इम्यूनिटी से इसका लेना-देना है। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही जो है बॉडी को नुकसान पहुँचा रही है ना? लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में मान लो किसी को बड़ी आंत में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बहुत ज़्यादा सूजन हो गई, डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो जिन लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस था और जैसे ही उनकी जो बड़ी आंत का ऑपरेशन करके तो उसको निकाला जाता है, तो जो बाकी बॉडी के पार्ट्स में जैसे आइज़ है, बोन्स है, लिवर है, मतलब जो भी बाकी प्रॉब्लम्स थी वो ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे करके जो है ठीक होती गई, रिकवर होती गई। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें पहले प्रॉब्लम इंटेस्टाइन्स में स्टार्ट होती है। जब प्रॉब्लम वो लंबे समय तक बनी रहती है तो उसके बाद जो है बाकी बॉडी पार्ट्स में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ऐसा जब क्रॉन्स डिजीज़ में किया गया कि क्रॉन्स में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है वो अगर इंटेस्टाइन्स का उतना पोर्शन अगर कट करके निकाल लिया जाता है, तो उसमें जो है बाकी जो सिस्टमिक मतलब बाकी बॉडी पार्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एज़ इट इज़ बनी रहती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो क्रॉन्स डिसीज़ है वो जो है ज़्यादातर ऑटो इम्यून है। बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहाँ पर ज़्यादातर जो कारण है वो इंटेस्टाइन्स के बीच में ही प्रेज़ेंट होते हैं, जो सिस्टमिक मतलब कि सिम्पटम्स आने का, बाकी बॉडी पार्ट्स में जो लक्षण आते हैं उसका। और जबकि क्रॉन्स डिसीज़ में ऐसा नहीं है, है ना? और दूसरा मैंने बताया था कि जैसे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें जो नॉर्मली जो बड़ी आंत होती है उसमें जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली जो माइक्रोबायोटा प्रेजेंट होता है ना, उसमें ही इम्बैलेंस आता है, उसमें डिस्टर्बेंस आती है। वही जो बैक्टीरिया होता है, वही जो माइक्रोबायोटा होता है, वही जो है रीज़न रहता है इन्फ्लेमेशन होने का अल्सरेटिव कोलाइटिस में। जब जो सेल्स होते हैं जो बड़ी आंत के अंदर से वो टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऊपर म्यूकस सिक्रीट करते हैं, सेल्स म्यूकस होता है, मतलब जब ये फर्स्ट वाला बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारण से, सेल्स का गैप जो है वो टाइटली क्लोज से खुल गया है, या फिर जंक्शंस जो है वो लूज हो गए हैं टाइट से, या म्यूकस जो है प्रॉपर नहीं सिक्रीट बन हो पा रहा, मतलब जब ये जो फर्स्ट ये जो मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम का, ये जो डिफेंसिव, ये फेल हो जाता है तो माइक्रोबायोटा इंटेस्टाइन के लेयर को अफेक्ट करता है, उसमें डैमेज करता है। बट क्रॉन्स डिजीज में पहले जो है बाहर का बैक्टीरिया एंटर होता है, पहले गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, किसी भी कारण से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जो है क्रॉन्स डिजीज की शुरुआत होती है। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाहर का पैथोजन आया है तो तब उसके बाद ही अल्सरेटिव कोलाइटिस की शुरुआत होगी। और ऐसे ही जैसे स्मोकिंग है, जो क्रॉन्स डिसीज़ है, जो पेशेंट स्मोक करते हैं जो पर्सन्स, उनमें जो है 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रॉन्स डिसीज़ होने के, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा नहीं है। और जो इस डाइट का है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट से कोई एलर्जी है या मिल्क प्रोडक्ट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते, कुछ लोगों में पर्सन्स में जो है लैक्टोज़ जो एंजाइम्स होता है, मतलब लैक्टोज़ को डाइजेस्ट करने का एंजाइम प्रेज़ेंट नहीं होता है, तो ये जो मिल्क जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फर्मेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया, तो बहुत ज़्यादा गैस डिस्टेंशन जो है वो करता है। तो इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स में मिल्क जो है, अगर उसको बंद कर दे पेशेंट या जो भी पर्सन है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसको काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। डायरिया जो होता है, लूज़ मोशंस जिसको बोला जाता है आम भाषा में, वो दोनों में होते हैं, क्रॉन्स डिसीज़ में भी होते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, जो पार्ट जो पेट ने जितनी डाइजेशन कर दी ठीक है, बाकी जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बाकी की डाइजेशन को कंप्लीट करता है। जब उसमें बाइल जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूसेस है, ये सब मिलके जो है खाने की डाइजेशन करते हैं। और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषक तत्व प्रेजेंट थे खाने में, वो सब ब्लड में चले जाते हैं, देन वो लीवर में चले जाते हैं। अब
इसमें होगी इन्फ्लामेशन, इसमें होगी सूजन। तो सूजन की वजह से एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क आएगा। जितना खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होना चाहिए था उतना नहीं होगा और ना ही उतना एब्जॉर्ब होगा। तो जो वेस्ट है वो ज़्यादा बचेगा। मतलब फूड का डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट पहले बचता था वो कम बचता था। लेकिन अब इन्फ्लामेशन होने की वजह से ना तो डाइजेशन पहले जितनी प्रॉपर कंप्लीट हुई, ना ही एब्जॉर्प्शन पहले जितनी होती थी कंप्लीट हुई। तो इसमें जो है वेस्ट ज़्यादा बचेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होगा। तो क्रॉन्स डिसीज में जो है स्टूल की जो क्वांटिटी है वो प्रोफ्यूज होगी, मतलब ज़्यादा होगी और वाटरी स्टूल होगा, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिर्फ 1.5 लीटर जो वाटर या 2 लीटर वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। तो उसमें वाटर कंटेंट भी जो है ज़्यादा हुआ तो वाटरी स्टूल्स होंगे, बट स्टूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं, जैसा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्ट नहीं आता, तो डाइजेशन भी कंप्लीट होगी, एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट होगी, वेस्ट तो कम ही बनेगा ना। तो उसमें क्या है कि सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम है उसका काम होता है वेस्ट को स्टोर करने का, ठीक है। रेक्टम तो मेन स्टोरिंग का काम है। जब उसमें वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो उसकी वजह से हमें मोशन की अर्ज होती है, स्टूल की अर्ज होती है। तो अब यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होगी, अंदर सूजन होगी, तो वॉल्स तो वैसे भी इरिटेट होंगी उसकी वजह से, जो बार बार अर्ज बनी रहती है। लेकिन उसमें स्टूल की क्वांटिटी कम होती है, बट उसमें टेनिस्मस होता है। टेनिस्मस का मतलब कि बार बार ऐसा लगेगा कि मोशन जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, लेकिन जब जाएंगे तो बहुत कम क्वांटिटी आती है, न हो सकता नहीं आती है ना। तो इस तरह से होता है। ये चीज़ जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होती है, बार बार अर्ज होती है। बट उसमें जो है क्रॉन्स डिसीज में ऐसा नहीं होता कि बार बार अर्ज होती है। और जैसे कि इसमें जो है स्टूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और उसमें क्वांटिटी कम होगी, बट इसमें जो है बार बार जाना पड़ेगा, उसमें जो है कम बार जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसमें जो क्रॉन्स डिसीज है उसमें कम बार जाना पड़ता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा बार जाना पड़ता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्वांटिटी कम होती है, बट इसमें ज़्यादा होती है। बट ये होता है कि क्रॉन्स डिसीज में जो एनल कैनाल होता है, जो मल द्वार होता है, जो गुदा द्वार होता है, उसमें जो फिशर्स होते हैं, उसमें फिस्टुला होते हैं, उसमें एब्सेस होते हैं, एनल एब्सेस, वो जो है क्रॉन्स डिसीज में कॉमन होते हैं। क्योंकि जिसको भी क्रॉन्स डिजीज होगा उसमें साथ में जो है उस पेशेंट में या उस पर्सन में जो है पाइल्स, मतलब पेशेंट को तो पता नहीं ना कि उसको क्रॉन्स डिजीज की वजह से फिस्टुला हुआ है। वो पेशेंट तो यही बोलेगा कि मुझे आके ऐसा लग रहा है बवासीर होगी, स्टूल में ब्लड आ रहा है, स्टूल करते टाइम दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मतलब वो फिशर जो भी पाइल्स है उसके ही सिम्टम्स बताएगा ना। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है एनल कनाल जो होता है, जो मल द्वार होता है, गुदा द्वार होता है, वो जो है इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें इफेक्ट नहीं होता। बहुत रेयरली हो जाए तो अलग बात है, बट क्रॉन्स डिसीज में जो है ज़्यादातर जो है एनल रीजन इफेक्ट होता है। बट क्रॉन्स डिसीज में रेक्टम नहीं इफेक्ट होता, क्योंकि जैसे जो मलाशय है अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो शुरुआत होती है रेक्टम से होती है, मलाशय से होती है। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है रेक्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉन्स डिसीज जो है बाहरी पैथोजन आता है तो जो है स्टार्ट होता है, तो इसमें जो है फीवर जो है कॉमनली होता है। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में जब बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन होती है, तब जाकर उसमें जो है फीवर प्रेजेंट होता है। बट क्रॉन्स डिसीज में फीवर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि क्रॉन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, तो जब खाना पाचन ही नहीं होगा, शरीर में लगेगा ही नहीं, तो नेचुरल सी बात है कि जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाएगी शरीर में। तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं वो ज़्यादातर क्रॉन्स डिजीज में होती हैं। वो आयरन है, विटामिन्स हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का अफेक्ट है या कौन सा जो न्यूट्रिशन है वो कम है। क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन्स में भी अलग अलग एरियाज जो है अलग अलग तरह के जो हैं प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टिटोरिया होता है, वो क्रॉन्स डिसीज में कॉमन होता है। जो फैट है अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होता, जो स्टूल होता है, जो फिसिस है वो चिपचिपा होगा, स्टिकी होगा, क्योंकि फैट घी होता है, तेल होता है। तो वो जब स्टूल में आएगा तो वो जो है ऐसा लगता है कि सीट के ऊपर चिपक रहा है, स्टिकी सा लगता है। तो ये चीज़ होती है क्रॉन्स डिजीज में, और उसमें वेट भी लॉस होगा। क्रॉन्स डिजीज में वेट लॉस होना जो है कॉमन रीज़न होता है, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि जैसे हम लोग
खाना खाते हैं, तो खाना अगर पेशेंट नहीं खाता, वो पर्सन नहीं खाता, तो उसको जो है रिलीफ फील होता है। पहला तो ये बात हो गई कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आई, वेट लॉस हुआ। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अगर पर्सन वो खाना नहीं खाता तो उसको रिलीफ फील होता है। नेचुरल सी बात है कि अगर सूजन है अंदर, पेशेंट खाना खाएगा, खाने की फ्रिक्शन से तो उसको प्रॉब्लम जो है ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो उसके कारण पेशेंट जो है जब खाना नहीं खाएगा, तो खाना नहीं खाएगा, उसको रिलीफ फील हो रहा है तो वो खाना कम कर देगा, डाइट अपनी कम कर देता है। तो उसकी वजह से भी जो है जो है वेट लॉस होता है, ठीक है। और इसमें एक और है कि जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो मलाशय है बिल्कुल आखिरी का जो है पार्ट होता है बड़ी आंत का, उसके बाद तो एनल कनाल होता है, रेक्टम के बाद मल द्वार होता है, ठीक है। तो जब उसमें अगर ब्लीडिंग होती है तो बिल्कुल फ्रेश ब्लड आता है स्टूल के अंदर एकदम से, क्योंकि रेक्टम और एनल द्वार मतलब एनल कनाल जो है मल द्वार। लेकिन जो अगर ये क्रॉस डिसीज स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो अगर वहाँ पर ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लड जो वहाँ से निकलेगा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि अभी ब्लड निकला तो अभी आपको जो है मोशन के लिए होगा, डिफिकेशन अभी आप करोगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब वो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से लीक होता है, निकलता है, ठीक है। उसके बाद वो फीसिस जब आप पास करते हैं, डिफिकेशन करते हैं, तो तब तक जो है वो फ्रेश नहीं रहता। लेकिन रेक्टम जो है बिल्कुल जो है एनल कनाल के साथ अटैच होता है, तो इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में फ्रेश ब्लड आता है, बट क्रॉन्स डिजीज में फ्रेश ब्लड नहीं आता। हाँ, उसकी वजह से स्टूल का कलर जो है वो जो है चेंज हो जाता है। क्रॉन्स डिसीज जो है बच्चों में भी होता है, 9 साल से छोटी उम्र के बच्चों में क्रॉन्स डिसीज जो है होता है, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी जो है इफेक्ट आता है। और जो क्रॉन्स डिसीज होता है उसमें एस का एंटीबॉडीज होते हैं, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं उसमें एन का एंटीबॉडीज होते हैं। एन का मीन्स एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, एस का मीन्स एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसेज एंटीबॉडीज। तो ये दोनों में अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज जो है प्रेजेंट होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है कैंसर होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, जबकि क्रॉन्स डिसीज में जो है मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। रेयर ही कैंसर जो है क्रॉन्स डिसीज में होता है, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो क्रॉन्स डिसीज होता है, उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो अंदर की ओपनिंग होती है, अंदर का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नैरो हो जाती है, अंदर से ओपनिंग टाइट हो जाती है। नेचुरल सी बात है, पहला डायमीटर जो है वो ज़्यादा था, लेकिन अब डायमीटर कम हो गया है। तो जब उस एरिया में से खाना जो है, जो भी इंटेस्टाइन में कंटेंट है, वो पास होगा आगे, तो आगे को, तो वहाँ पे पेन क्रिएट होगी, और उसको फूड को आगे पास आउट होने के लिए भी जो है ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा इंटेस्टाइन्स को, और पेन क्रिएट होगी और क्रैम्प्स होंगे। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइड हो जाती है, वो डायलेट हो जाती है। नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन की जो शेप होती है ना, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है सी 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 सी, जब उसको हम जोड़ते हैं तो उस तरह से जो है स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है ये सी शेप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसको कि हॉस्ट्रा बोला जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट जैसे लाइन होती है, सीधी लाइन की तरह हो जाती है। नॉर्मली अगर हम एक्सरे देखते हैं, बड़ी आंत देखते हैं, उसमें तो सी मतलब राउंड 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 इस तरह के जो है लार्ज इंटेस्टाइन होती है। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाती है, जो हॉस्ट्रास होते हैं, जो सी शेप होती है, ख़त्म हो जाती है। वो मैंने बताया, इसका कारण मेन होता है कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं, एक तो पैरालाइज्ड हो जाती है, मतलब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। और जो इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होते हैं उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये रिलैक्स हो जाती है, मतलब कि वाइडली ओपन हो जाती है। मतलब कि स्ट्रिक्चर्स होते हैं क्रॉन्स डिसीज में, मतलब स्ट्रिक्चर मतलब टाइट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो क्रॉन्स डिसीज होता है ना, उसमें सारी चारों लेयर्स इन्वॉल्व होती है। उसमें जो अल्सर होते हैं वो डीप होते हैं और वाइड होते हैं, मतलब ज़्यादा एरिया डैमेज होता है। तो वहाँ पर साइड बाय साइड हीलिंग भी चलती है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी उसको ठीक भी तो कर रही है साइड बाय साइड। अगर इन्फ्लेमेशन होती जा रही है, सूजन होती जा रही है, सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं, बट साइड बाय साइड हीलिंग भी तो होती जा रही है। तो बार बार इस हीलिंग की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइबर्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइबर्स जो है वहाँ पर स्कार बना देंगे, एक निशान छोड़ देते हैं, वो एरिया थिक हो जाता है। तो
इसमें जो है इसीलिए फाइब्रोसिस की वजह से, स्कारिंग की वजह से स्ट्रिक्चर बन जाते हैं, मतलब मतलब जैसे हमारी जब बॉडी हीलिंग करती है तो मसल्स को ना स्ट्रेच करके खींच के वहाँ पर फाइबर्स के साथ उसको जोड़ देती है। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या है, फिर ओपनिंग का जो डायमीटर होता है, जो अंदर की ओपनिंग है वो कम हो जाएगी, स्ट्रिक्चर्स की वजह से स्टिनोसिस हो जाएगी। तो स्ट्रिक्चर्स जो हैं वो क्रॉन्स डिसीज में कॉमन होते हैं, बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा हो जाता है, लेकिन वो भी है कि उसमें परफोरेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अल्सर जो है फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर मतलब इन्वॉल्व हो जाती है, सारी लेयर्स को क्रॉस कर देते हैं। इसमें जो है जब लार्ज इंटेस्टाइन जो है ज़्यादा डायलेट हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि वो बर्स्ट भी तो हो सकती है, उसमें भी तो परफोरेशन हो सकती है। एक्चुअली जब जिन पर्सनस को या जिन पेशेंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज होते हैं तो वो इतना ध्यान ही नहीं देते, वो सोचते छोटी मोटी प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में जो ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से मतलब ठीक हो सकती है अगर पेशेंट टाइमली उसको ध्यान दे। मतलब वो सोचता है कि अल्सर है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अल्सर जो होता है ना, एक तो एकदम से बर्स्ट हो सकता है किसी भी, मतलब कभी भी बर्स्ट। और ज़्यादातर उसमें क्या होता है, अगर एक बार अल्सर फट गया और बर्स्ट हो गया, कोई लेयर मान लो बड़ी आंत है उसकी फट गई लेयर, या स्मॉल इंटेस्टाइन की बर्स्ट होगी, तो नेचुरल सी बात है कि जो भी उसका कंटेंट है वो पेट में आसपास जो है स्प्रेड हो जाएगा, इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देगा। फिर एक इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है। तो उस टाइम पर फिर जो है लास्ट ऑप्शन जो है सर्जरी ही बचती है। लेकिन अगर पहले से ही ध्यान दे लो, मतलब कि वो कंडीशन आए ही नहीं, तो जो है ये प्रॉब्लम जो है ईज़िली रिकवर हो जाती है, ईज़िली जो है ठीक हो जाती है। क्योंकि इसमें जो है डाइट का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी, क्रॉन्स डिसीज़ में भी। तो लोग सोचते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ से ये तो ठीक ही नहीं होता है, इसमें तो लंबे टाइम तक दवाइयाँ खानी पड़ती है, कभी ठीक ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ईज़िली ठीक हो जाती है, बट मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि लक्षण है, कोई बीमारी है, फर्स्ट स्टेज है, वो आराम से ठीक हो जाएगी, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ऐसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉन्स डिसीज़ में भी डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी पहले स्टेज पे है, दूसरी पे है, तीसरी है, कौन सा लेवल की है, किस ग्रेड की है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। तो ये था मेरी छोटी सी कोशिश। वैसे मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हर बीमारी को मैं एक आम भाषा में समझाऊँ। मतलब साइंस की वर्ड्स जो है, लैंग्वेज है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। तो एक आम भाषा में समझाने की मैं कोशिश करती हूँ ताकि हर इंसान अपनी बीमारी के बारे में समझ सके। अगर बीमारी समझ आएगी तभी तो आप उसको अपने आप ठीक कर पाओगे। तो ये था मेरी कोशिश अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़ के बारे में बताने की। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।